पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन होगी। और उसी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ है, जिसका ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम मेनली चंडीगढ़ पीआरटी एंड ईएमआरएस एग्ज़ाम को फोकस करते हैं और उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली प्रैक्टिस सेशन वीडियो नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी प्रैक्टिस सेशन वीडियो से अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आप हमारी टेलीग्राम क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडागोज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। इस पर हम डेली रात को 9 बजे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंडक्ट कराते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को और भी बेहतर कर पाएँ। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेरिडिटी इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर, लाइकवाइज द एनवायरनमेंट इज़ डैश इन नेचर। आपको ये बताना है जिस प्रकार जो अनुवांशिकता है वो कहीं ना कहीं आपकी जैविक है प्रकृति में, है ना। उसी प्रकार पर्यावरण को आप किससे संबंधित मानेंगे, भौतिक से, मनोवैज्ञानिक से, दार्शनिक से या समाजशास्त्रीय से, मतलब सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो आपको पता है जो एनवायरनमेंट है वो आपका सीधा जो कनेक्टिविटी है उसकी सोशोलॉजिकल, मतलब कहीं ना कहीं इसकी समाज से एक संबंध होता है उसका, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वॉट इज़ करेक्ट अबाउट लर्निंग, मतलब सीखने के बारे में इनमें से क्या सही है। रिजिडिटी इन द करिकुलम मेक्स पॉजिटिव इन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, सेकंड क्या था, टेक्स्ट बुक्स आर ओनली सोर्स दैट कैन मेक द लर्निंग बेस्ट। मतलब जो टेक्स्ट बुक हैं या पाठ्य पुस्तकें हैं वही केवल अधिगम का एकमात्र स्रोत हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिलेशन आल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो अध्यापक और छात्र का आपसी संबंध है वही अधिगम को और बेहतर करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ देखो पहले बात जो इसमें रिजिडिटी वर्ड आपको दिख रहा है कि करिकुलम में रिजिडिटी होनी चाहिए, वो अपने आप में एक गलत बात है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सेकंड भी एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कहता है कि पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र अधिगम का स्रोत हैं। ऐसा नहीं है, अधिगम अगर आप करना चाहें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाठ्य पुस्तकों से नहीं जुड़े रहते फिर भी वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर बैठता है वो है आपका थर्ड वाला, और फोर्थ वाला इसलिए कट जाता है क्योंकि आपके ऊपर के 2 ऑलरेडी कट चुके हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फैटिगी इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट, मतलब जो आपकी चिंता, तनाव या थकान है वो किस आपको डेवलप करती है, सोशल, फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल। तो इसका जो संबंध है आपकी तनाव, चिंता या थकान का, वो सीधा संबंध आपकी इमोशनल से है ना। क्योंकि कई लोग हो सकता है इसके अलावा अदर ऑप्शन दे रहे हों, कि हो सकता है कुछ लोग फिजिकल दे रहे हों, लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि फिजिकल में एंग्जाइटी या हाँ थकान आ सकती है, और एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कहाँ ले जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल लेवल पे आती है, और मेंटल का और इमोशनल का आपका सीधा सा कनेक्शन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग, मतलब साइंटिफिक टीचिंग के लिए आप इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानेंगे, ये आपको बताना है। क्लासीफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, मतलब आप क्लासीफाई करेंगे कॉन्सेप्ट को बच्चों के सामने। सो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स, आस्क द क्वेश्चन टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। तो जो सबसे बेहतर है साइंटिफिक अप्रोच के तौर पे, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों को सीधे तौर पे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं और उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करानी है। अब ये क्यों कराना है, क्योंकि इससे बच्चे एक तरीके से कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस कन्वर्जन में या उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, है ना, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। केवल हमारा मोटिव पार्टिसिपेट कराना नहीं है, हमारा मोटिव है एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना, है ना। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। 2005 एनसीएफ के अनुसार बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर टेक्निकल प्रोफेशन, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें टेक्निकल प्रोफेशंस के तौर पे बनाना है। टू हेल्प द लर्नर्स एक्वायर सोशल एंड मोरल वैल्यूज टू लीड अ फ्रूटफुल लाइफ इन द सोसाइटी। थर्ड ऑप्शन कहता है टू हेल्प लर्नर टू डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। फोर्थ वन कहता है कि टू डेवलप लाइफ स्किल रिलेटेड टू लिवलीहुड अमंग लर्नर। तो आपको पता है मैथ हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों में कहीं ना कहीं तार्किक क्षमता का विकास हो। तो यहाँ हम बच्चे में कहीं ना कहीं रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि NEP 2020 एम्फेसिस ऑन, मतलब किस पर NEP 2020 ज़्यादा जोर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी लेवल एक्टिविटी, यहाँ बेस्ड, थोड़ा यहाँ गलत हो जाएगा वर्ड,
multi-activity learning, only the aspect related to cognitive development of children, standardization of national curriculum, मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटी, नहीं रोट लर्निंग को तो बढ़ावा देती ही नहीं है, इस हिसाब से ये कट जाता है आपका। ओनली द एस्पेक्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ओनली नहीं है, इसमें आपके मल्टीपल पार्ट को कवर करती है, जैसे कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, आपका सोशल हो गया, आपका फिजिकल हो गया, इस तरीके से। तो ओनली कॉग्निटिव कहना इस बात में अपने आप में गलत हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल करिकुलम, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेगी, क्योंकि आपको NEP 2020 कहती है हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आपको चीज़ें उपलब्ध करानी है। तो इस हिसाब से अपना फर्स्ट बैठ जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मल्टी लेवल एक्टिविटी में, जिससे हर बच्चे की नीड के हिसाब से हम उसे एक्टिविटी करा पाएँ, है ना। इसी को आप समावेशी शिक्षा से भी संबंधित कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन योर क्लासरूम अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली ब्लिंकिंग हर आइज, विच काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट इट इज़, मतलब बार बार एक बच्चा जो है वो पलकें झपका रहा है। अब ये किस तरीके का बेकार हो सकता है? हियरिंग, लर्निंग, विजुअल एंड स्पीच। तो आई होप कि इसका आंसर सभी ने सही दिया होगा। जो है वो आपका कैसा है? वो आपका है विजुअल, क्योंकि आई का कनेक्ट आपका विजुअल से आता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। द कंटिन्यूस एक्सपेक्ट इन कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन इम्प्लाइज, मतलब आपने CC के बारे में पढ़ा है, तो ये CC का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन। एक मिनट, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि ये CC का फुल फॉर्म है। तो इसमें जो कंटिन्यूस वर्ड है वो किस चीज़ को इंगित करता है? कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स। सेकंड ऑप्शन कहता है कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस विद वन एंड अदर। तो यहाँ कंपैरिजन वर्ड अपने आप में गलत हो जाता है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल, नहीं, ये फॉर्मल तो पेपर पेंसिल टेस्ट हमें कराना ही नहीं है। पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट टू गैस देयर एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन, नहीं, ये हमें मेमोराइजेशन या रिकॉल चीज़ हमें नहीं बढ़ावा देना है। रोट लर्निंग को भी हमने इस बारे में डिस्कस करा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप कि आपको जो एलिमिनेट किए गए हैं ऑप्शन उनके बारे में समझ में आ गया होगा कि वो नहीं क्यों आंसर नहीं बने, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कंपलसरी इन RTE 2009। तो आप जब RTE का फुल फॉर्म देखेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है कंपलसरी। आपको ये बताना है वो कंपलसरी वर्ड का क्या अर्थ है। पेरेंट्स एंड कंपलसरी पोस्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड पनिटिव एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं माता पिता दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजें। कंपलसरी एजुकेशन विल बी इम्पोर्टेड थ्रू कंटिन्यूस टेस्टिंग, मतलब नियमित रूप से परीक्षण के माध्यम से शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी और एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीसन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी केंद्र सरकार की दायित्व बन जाता है इन चीज़ों को देखने का। या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल इन श्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीसन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ एक वर्ड है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जिसका सीधा सीधा आपका वहाँ के लोकल स्कूल से या लोकल एजुकेशन से आपका सीधा कनेक्टिविटी होती है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि RTE में आपको देखने को मिलेगा कि कहा गया है कि ये सब लोकल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ही ड्यूटीज़ हैं, है ना। तो उसी को अनिवार्य जो शब्द है उसके तहत इस चीज़ को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप RTE का फुल फॉर्म गूगल पे जाकर चेक करिएगा तो आपको इसकी और क्लियरिटी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द वन हु नोज एज द फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अभी आपने कई रूपों में जनकों के नाम पढ़े हैं, जैसे आपने किशोरावस्था के जनक के या बाल विकास के जनक के रूप में स्टैनली हॉल को पढ़ा है, या आपने देखा है प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है, किलपैट्रिक को पढ़ा है आपने डिस्कवरी मेथड के जनक के रूप में आपने आर्मस्ट्रॉन्ग को पढ़ा है। तो आपको ये बताना है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम करते हैं उसके जनक के रूप में किसे हम जानते हैं? क्या वो DB हैं, फ्रावेल है, मॉन्टेसरी हैं, रूसो हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रूसो, है ना। आप एक बार अपने एंड से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसमें थोड़ा सा कहीं डिफरेंस देखने को या कुछ अलग चीज़ देखने को मिले तो आप हमें ज़रूर बताएं। बट जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे जिस बेस पे आप दे रहे होंगे अगर इसका और कुछ आंसर, तो उसका एक बार हमें ऑथेंटिक प्रूफ ज़रूर प्रोवाइड करा दीजिएगा कि एक्चुअल में इसका आंसर रूसो ना को और कुछ है। क्योंकि जहाँ जहाँ हमने चेक किया वहाँ हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के फादर के तौर पर रूसो मिले, है ना। तो आप इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, मतलब इनमें से मेंटली रिटार्ड बच्चे का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? डिलेड रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल मेंटली रिटार्ड होगा आपको डिलेड रिस्पॉन्स जो अवश्य देगा। डेफिसिट इन सोशल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है, सामाजिक बुद्धि में थोड़ी सी कमी देखने को आपको मिलेगी। डिले इन द डेवलपमेंट माइलस्टोन, बिल्कुल सही, उसके विकासात्मक जो कार्य हैं उनमें देरी देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें एबिलिटी टू रिमेंबर होगी नहीं, तभी तो उसमें कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डनेस है। तो यही हमारा सही आंसर बन जाता है इस हिसाब से। यहाँ ये क्रॉस ना होकर आपका
सही, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द मेथड हैज़ रिजेम्बलेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब इनमें से कौन सा है जो सीधा आपके वास्तविक जीवन की स्थिति से समानता रखता है। रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, केस स्टडी या असाइनमेंट है। तो हो सकता है आपके और मेरे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट मेरा जो आंसर है वो है केस स्टडी। अब हो सकता है कई लोग इसका आंसर रोल प्ले दे रहे हो, तो रोल प्ले यहाँ आंसर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि रोल प्ले में आप नॉर्मली आप देखेंगे जब आप रोल प्ले कराते हैं तो हो सकता है वो आपका वास्तविक सिचुएशन से कनेक्टेड हो, और कई ऐसे रोल भी होते हैं जो आपके वास्तविक सिचुएशन से कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, है ना। जो ड्रामा वगैरह होते हैं तो कई वो वास्तविक सिचुएशन से संबंधित नहीं भी होते हैं, उनका कंपलसरी ये होना कि वो वास्तविक सिचुएशन से रिलेट करें ये ज़रूरी नहीं है। बट जो केस स्टडीज़ होती हैं वो आपके कहीं ना कहीं रियल लाइफ पे ही बेस्ड होती हैं, है ना। आपके जो पास्ट में कई सारे केसेस हुई होंगे उनको जब स्टडी हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस ही होंगी, तभी हम उनकी स्टडी करेंगे। इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो केस स्टडी बनेगा। अगर आपका इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन हो तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डिस्कोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग, सॉरी डिस्ग्राफी है इसका, डिस्कोग्राफी कोई नहीं है। डिस्ग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएट विथ, मतलब जो डिस्ग्राफी है वो किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित है। प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग, प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग, प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, प्रॉब्लम ऑफ पेइंग अटेंशन। तो आपको पता है डिस्ग्राफिया जो है वो आपका प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग है ना, क्योंकि यहाँ आपकी मोटर एक्टिविटी जो फाइन मोटर एक्टिविटी है, हाथों की उंगलियों को कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आती है, इस हिसाब से प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ टीचर ऑफ क्लास 6 पॉइंट्स दैट डिस्पाइट हर रेगुलर टीचिंग अ स्टूडेंट मेक्स एरर द टीचर शुड, मतलब एक कक्षा 6 का बच्चा है, टीचर देखता है वो कंटिन्यू गलती कर रहा है, मतलब बार बार अगर टीचर पढ़ाने के बावजूद भी वो कंटिन्यूसली गलती कर ही जा रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। रिपीट द मेथड 3 टाइम्स, मतलब वो जो पढ़ा जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है उसे 3 बार रिपीट कर देना। इससे क्या होगा, जब वो एक अगर उसे समझना होता तो वो एक ही बार में समझ जाता, उसको बार बार रिपीट करने से ये जरूरी थोड़ी है कि उसको वो चीज़ आ जाएगी, तो इस हिसाब से ये कट जाता है। अगला कहता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बिहाइंड दीज एरर दैट स्टूडेंट मेक, मतलब उसे कहीं ना कहीं वो गलतियाँ करना है, उसके पीछे की समस्या को या कारण को जानना चाहिए, है ना। हाँ, ये बन सकता है हमारा आंसर। रेफर टू द स्टूडेंट प्रिंसिपल, नहीं सीधे तौर पर प्रिंसिपल के सामने क्यों भेजेगा, पहले उसे ही समस्या को जानना चाहिए ना, एक्चुअली बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। टॉक टू हिज पेरेंट, नहीं सीधे तौर पर पेरेंट्स से हम बात नहीं करेंगे, तो हमें पहले उसकी समस्या के पीछे के रीज़न को जानना होगा कि आखिर बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब उसका मेन क्या रीज़न हो सकता है ऐसा करने के पीछे, है ना। तो वो टीचर को एज अ टीचर आपको या एज अ टीचर जानना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन अ चाइल्ड, मतलब समस्या समाधान जो विधि है बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो ज़्यादा उपयोगी होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ इसका ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, आप इंग्लिश से ही देख लें, मैं इसको हिंदी में एक बार प्रोनाउंस किए दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है इनमें से कौन सा एक फैक्टर है या कारक है जो समस्या समाधान विधि को या उसकी कौशल को बच्चे के अंदर विकसित करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल इंटरेक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग को करेगा, इसका ये मतलब है कि आप अलग अलग दिशाओं में चीज़ों को सोचेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब समस्या समाधान कौशल के रूप में आगे बढ़ रहे होंगे तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है उनमें आपको समस्या का सॉल्यूशन मिल जाए। सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज, है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के क्वेश्चनों को बहुत ही इन्जॉय किया होगा, आपको पसंद आए होंगे और आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर हो रही होगी, और ये बात आपसे बेहतर कोई और बता नहीं सकता। तो आपको खुद का असेसमेंट करना है, खुद को परखना है और खुद को ही आपको अपना डिसीजन बताना है कि एक्चुअल में आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है और अभी भी आपका कौन सा पोर्शन वीक है जिस पर और भी काम करने की आपको ज़रूरत है। तो मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।